अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। और इससे पहले कि हम न्यूज़ की तरफ चलें, हमेशा की तरह आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले बहुत से लोग जो है वो मुझे, कल मैं देख रही थी, कमेंट्स चेक कर रही थी, तो कई लोगों ने कमेंट्स किया कि जी आप बड़ी थकी हुई लग रही हैं, कि दुबई से आके थक गई। तो जी, दुबई से मैं पैदल नहीं आई हूँ कि मैं दुबई से आके थक जाऊंगी। हाँ, ये जरूर है कि इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है कि मैं आपको क्या बताऊं कि इंसान जो है ना वो तंग हो जाता है। और दूसरा, मेरा ख्याल है कि जो ये गवर्नमेंट कभी रशिया से ऑयल खरीद रही है, कभी किसी और कंट्री से ऑयल खरीद रही है, इनको चाहिए कि मुझे कांटेक्ट करें, इसलिए कि मेरे चेहरे से आजकल इतना ऑयल निकल रहा है कि जिसको अगर मैं बेचना शुरू करूं गवर्नमेंट को, तो मैं भी अमीर हो जाऊंगी, गवर्नमेंट को सस्ते में ऑयल मिल जाएगा, पाकिस्तान में ऑयल का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बल्कि हम किसी दूसरी कंट्री को भी ऑयल बेचा जा सकता है। इस कदर की गर्मी है और इतना चेहरे से ऑयल निकल रहा है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। और मुंह धो धो के और जिसे कहते हैं ना, पानी पी पी के बुरा हाल है। लेकिन बिल्कुल भी मौसम जो है वो सही होने का नाम नहीं ले रहा। और बहुत सख्त गर्मी जो है ना वो इस वक्त इस्लामाबाद में और पूरे पाकिस्तान में ही, लेकिन हम तो इस्लामाबाद में रहते हैं तो हम यहीं का बताएंगे आपको कि यहाँ पे बहुत ज्यादा है। मगर उसका मेन रीजन भी यही है कि जो हम लोगों ने क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम नहीं किया, कोई तवज्जो नहीं दी, एनवायरमेंट चेंजेस जो आ रहे थे या आ रहे हैं उस पे भी कोई बात नहीं की जाती, ना ही कोई खास काम किया जाता है। और उसी की वजह से जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि मेरे ख्याल है पूरी दुनिया में ही ये इशू चल रहा है। बहरहाल, हम चलते हैं आज की न्यूज़ की तरफ। और सबसे पहले हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं और उसके बाद हम आपसे बात करना शुरू करते हैं। तो जी, सबसे पहले एक वीडियो देखते हैं और फिर बात करते हैं। हुकूमत ने चीन के लिए बरामदात को रेगुलेट करने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान चीन को गधों की खालें बरामद करेगा। खुश्क मिर्चें, बीफ और डेयरी मसनूआत भी चीन को बरामद की जाएंगी। वजीर आजम शहबाज जी हाँ, अब वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनकी कैबिनेट ने ये फैसला किया है कि हम जी चाइना को जो है वो बेचेंगे गधों की खालें। अब वो तो सही है कि गधों की खालें, गधे हमारे यहाँ वैसे ही बहुत है, कहा जाता है। पहले तो हम पूरे पूरे गधे दे रहे थे चाइना को, लेकिन अब सिर्फ ये कहा जा रहा है कि जी गधों की खालें बेचेंगे। लेकिन वो तो सही है, लेकिन बाकी गधा क्या करेंगे? तो लगता यही है कि बाकी गधा जो है वो शायद यहीं पे लोग खा पी के बराबर कर देंगे। और जो कि लाहौर में तो हम अक्सर ही सुनते हैं कि जी गधे का गोश्त बिका या गधे का गोश्त खिला दिया गया या इसी किस्म की बातें होती हैं। तो जी बिल्कुल, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी तब भी यही कुछ हो रहा था कि जो गधा डिप्लोमेसी यानी डोंकी डिप्लोमेसी विद चाइना जो है वो चल रही थी। और एक बार फिर ये सुनने में आ रहा है कि हुकूमत का गधों की खालों को फरोख्त करने का मंसूबा। और जाहिर है कि चाइना से बेटर कौन हो सकता है जो हमारे से ये इस किस्म की चीजें जो है वो खरीद ले। और तो बाकी तो किसी कंट्री को कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन चाइना जरूर इस तरह की चीजों में इंटरेस्ट लेता है और हम चाइना को ही ये देने जा रहे हैं। और इससे लगता है यही है कि इकोनॉमी ठीक हो जाएगी, बहुत पैसा आने वाला है और पाकिस्तान की हो जाएगी जी बल्ले बल्ले। बात हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये बताते चलें कि जी रजा रब्बानी साहब जो कि पीपल्स पार्टी के मेंबर है, उनका कहना है बजट बजट से टेक्सटाइल का जो यानी मिलें जो हैं उनको जो है एक साथ एक हफ्ते में बंद हो जाने का खदशा है। यानी कि जो नया बजट पेश किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, उनका ख्याल ये है, रजा रबानी साहब का, कि उस बजट से टेक्सटाइल मिल्स वाले जो हैं वो बहुत नुकसान में रहेंगे और एक वीक के अंदर ही उनकी मिल्स जो है वो बंद हो जाने का खदशा है। लेकिन देखते हैं कि रजा रबानी साहब की इस बात को कोई सुनता भी है या एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं। लेकिन रजा रब्बानी साहब, आप उसको कुछ ठीक से मेंशन तो करते हैं कि आखिर बजट में ऐसा क्या है जिसकी वजह से आपके ख्याल से लोगों को इतना नुकसान हो सकता है। खैर, बात हम करेंगे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की। उनका कहना यह है, सब मिलकर दुआ करें कि आईएमएफ के साथ जो है एग्रीमेंट जो है वो फाइनल हो जाए और आईएमएफ वाले जो है वो पैसा दे दें। तो दुआ पढ़ते हैं।
अच्छा, ओ सॉरी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरा ख्याल है कि हमारी दुआओं में अब असर नहीं रहा। वो जो कहते हैं ना, आसमां पे है खुदा और जमीन पे हम, आजकल वो इस तरफ देखता है कम। तो बिल्कुल जी, खुदा ने शायद हमें देखना छोड़ दिया, देख देख के तंग आ गया, हमारी करतूतें ही नहीं सुधरी, तो खुदा ने कहा होगा इनको करो साइड पे और कोई और बेहतर कंट्री की तरफ चलते हैं और कुछ और लोगों को देख लेते हैं। यही वजह है कि जी आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा, लेकिन साथ ही साथ हम अपने आप को कुछ और यानी कि किसी दूसरी तरफ ले जाने को भी तैयार नहीं है। भारत से ट्रेड ओपन करने की बातें तो की जाती हैं, कुछ लोग बात करते हैं कि जी भारत के साथ ट्रेड ओपन होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हम कोई ना कोई ऐसी हरकत, कोई ना कोई ऐसी बात कर देते हैं जिससे कि ये मामला आगे बढ़ता हुआ दिखाई नहीं देता। और इसी तरह की एक बात जो है वो की गई, यानी अब आजकल जो चल रही है वो है जी मोदी जी के जो यूएस का विजिट है, उसको लेकर बातें की जा रही हैं। और जाहिर है कि हम कुछ अच्छा अच्छा तो बात कर नहीं रहे, कोई अच्छा अच्छा तो हम बोल नहीं रहे, हम सिर्फ और सिर्फ बुराइयां ही कर रहे हैं। और हमारे तकरीबन हर पॉलिटिशियन, इमरान खान से लेकर इस वक्त की जो करंट गवर्नमेंट है उधर तक बातें जो की जा रही हैं सिर्फ यही कि जी इनसे जो है वो जो इंडिया के माइनॉरिटी है उसके बारे में क्वेश्चन करना चाहिए था और ये वो। बल्कि ख्वाजा आसिफ साहब जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं आजकल, उन्होंने भी काफी सख्त किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए। और जी, तो ना सिर्फ ये कि ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से काफ़ी सख्त किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए गए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के यूएस विजिट को लेकर, बल्कि इमरान खान हो चाहे कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हों पाकिस्तान की, सबके सब जो हैं वो बड़े नाराज लग रहे हैं। और उसकी एक खास वजह ये भी बताई गई है कि जी क्योंकि मोदी जी ने जो जॉइंट स्टेटमेंट दिया था यूएस के प्रेसिडेंट के साथ, जिसमें उन्होंने ये बात की कि जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है उसको कंट्रोल करना चाहिए, और उसमें पाकिस्तान का नाम लिया दोनों लीडर्स ने, चाहे वो अमेरिका के हों चाहे वो इंडिया के हों। और इस चीज को लेकर पाकिस्तान काफी अपसेट है, पाकिस्तान को ये बात अच्छी नहीं लगी। वैसे मोदी जी ने क्या समझा था कि वो इस किस्म की बात करेंगे तो सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा, जाहिर है सरदार नाराज होगा और सरदार नाराज हो ही गया है। और लेकिन ये और बात है कि हमारे नाराज होने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि अगर हमारी गवर्नमेंट ये चाहती है कि दोबारा इस किस्म की बात ना की जाए, दोबारा इस तरह से पाकिस्तान को पॉइंट आउट ना किया जाए, तो फिर जरूरत इस बात की है कि जो टेररिस्ट ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में रह रहे हैं, जिनको पनाह दी गई है, जिनको फंड किया जाता है, जिनको सपोर्ट किया जाता है, उनको सपोर्ट करना बंद किया जाए और उनको फंड करना भी बंद किया जाए, उनसे डरना भी बंद किया जाए और बल्कि उनको ही बंद किया जाए। तभी ये कहानी जो है ना वो कुछ ठीक होगी और जो है वो हमारे लिए थोड़ा, यानी पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए कुछ बेहतरी आएगी। बात हम कर रहे हैं जी मोदी जी की, और हम ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान तो बहुत टाइम से चाह रहा है और कोशिश भी की जा रही है, लेकिन कामयाबी नहीं हो रही कि पाकिस्तान में कोई दूसरी कंट्रीज आए और इन्वेस्टमेंट करें। हाँ, अनाउंसमेंट जरूर की जाती है बार बार। मुसद्दिक मलिक साहब जो हमारे पेट्रोलियम के मिनिस्टर हैं वो कहते हैं कि जी फ्रेंडली कंट्रीज आ रही हैं, वो फ्रेंडली कंट्रीज की तरफ से तो कोई नहीं आता, लेकिन बहरहाल बात की जाती है। तो जाहिर है अगर आप ऐसा एनवायरनमेंट नहीं बनाएंगे आपकी कंट्री में कि कोई आकर इन्वेस्ट करना चाहे और वो ये सोचे कि उसको इससे कोई फायदा होगा, तो ऑब्वियसली कौन आएगा। लेकिन बहरहाल हम बात कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर मोदी की और अमेरिका विजिट की। तो जी मोदी जी को जरूर अचीवमेंट मिली है, और वो ये कि जी वैसे तो बहुत सारे लोग सभी जानते हैं, चाहे यूट्यूब हो या दूसरे जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो भारत में शौक शौक से चले जाते हैं। अब तो एप्पल आईफोन भी जो है वो जी बनना शुरू हो गया है इंडिया में। लेकिन ये पिक्चर जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये जी सीईओ हैं अमेजोन के। और जी अमेजोन जो है वो तकरीबन 11 बिलियन डॉलर ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका है इंडिया में। और कब ये बताया जा रहा है, यानी बहुत से लोगों ने बताया है जो एक्सपर्ट्स हैं या जो इंडिया में रहते हैं या जो इंडिया की जो बातें हैं या चीजें जो चल रही हैं उनको अंडरस्टैंड करते हैं, उनका ये कहना है कि जी ये भी अनाउंस किया गया है कि अब 15 बिलियन डॉलर मजीद जो है अमेजोन इंडिया में इन्वेस्ट करेगा। अब पाकिस्तान में तो खैर अमेजोन है ही नहीं। हमने एक बार सुना था कि जी अमेजोन जो है वो यहाँ आने वाला है और ये है वो है, बल्कि हो जाता तो बड़ा अच्छा था, क्योंकि
बड़ी आसानी हो जाती लोगों को चीजें लेने में, सामान लेने में। जैसे इंडिया में लोगों के पास ये सहूलत है, पाकिस्तान में भी हो जाती, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। इस वजह से अभी तक पाकिस्तान में आपको इस किस्म की कोई कंपनी नजर नहीं आती। लेकिन बहरहाल अमेजोन जो है वो इंडिया में एक बार फिर ये बात की गई है कि जी 11 बिलियन जो है वो पहले इन्वेस्ट कर चुके हैं और अब वो 15 बिलियन मजीद इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। और ये काफी अच्छी और बड़ी अचीवमेंट है प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए कि उनके इस विजिट में ये चीजें भी जो हैं वो सामने आई हैं। इसके अलावा जी 10 बिलियन यूएस डॉलर्स जो है वो गूगल इन्वेस्ट करेगा गुजरात में, जो कि मोदी जी का इलाका है और मोदी जी जहां से हैं और चीफ मिनिस्टर थे वो गुजरात के, और उसके बाद अब प्राइम मिनिस्टर हैं। और ये भी बहुत बार लोगों ने भी कहा है, मैंने भी कहा है कि बिजनेस की तरफ जो है वो ज्यादा देखते हैं। और उसकी वजह यही है कि जो पाकिस्तान में भी लोग रहते हैं जिनका ताल्लुक गुजरात से है या गुजराती फैमिलीज हैं, वो बिजनेस माइंडेड होते हैं और वो बड़ा अच्छा बिजनेस को समझते भी हैं और आगे लेकर जाते भी हैं। और यही चीज हमने मोदी जी में भी देखी है। और उनके साथ ही अमित शाह साहब के लिए भी यही कहूंगी कि ये दोनों की टीम जो है वो बिजनेस माइंडेड है, और यही वजह है कि दोनों ने मिलकर जो है इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको बहुत बेहतर बना दिया है। और ये देखिए ना, दोनों बैठ के क्या सोच रहे हैं, कह रहे हैं पता नहीं क्या बोले जा रही है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं। साथ ही साथ मोदी जी ने ये भी कहा है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का ये भी कहना है कि जब भारत मजबूत होता है तो वो बाकी कंट्रीज को भी मजबूत करता है। यानी जो छोटी कंट्रीज हैं साथ में, इधर उधर आगे पीछे ऊपर नीचे यहाँ वहाँ, तो जी मोदी जी ने ये भाषण में भी अपने जो उन्होंने वहां पे एड्रेस किया वहां पे उन्होंने ये बात भी की। लेकिन मोदी जी हम भी इसी गोला पे रहते हैं। जिन कंट्रीज को आप कह रहे हैं क्या मजबूत भारत होने से बाकी छोटी कंट्रीज भी मजबूत हो जाती हैं, तो जी हमारे ऊपर तो कोई ऐसा असर नहीं हुआ। लेकिन हम भी यही बता रहे हैं कि हम इसी गोला पे रहते हैं, तो थोड़ी नजर हमारे पे भी डाल लीजिए। बार बार की नाराजगी कुछ ठीक नहीं होती। और जहां तक टेररिज्म की बात है तो जी बिल्कुल कहा यही जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जा रही है। अब ये कोशिश कहाँ तक लेकर कामयाब होते हैं ये और बात है। बहरहाल जी हम चलते हैं अगली न्यूज की तरफ, और हम आपको ये बता दें कि जी आज पीएमएलएन के मेंबर अमीर मुकाम साहब के ऊपर जो है वो नामालूम अफराद ने, यानी कि जिन्हें उनके ऊपर अटैक किया गया। लेकिन थैंक गॉड के अमीर मुकाम साहब खैरियत से हैं। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और कई दूसरे लोगों ने इस वाक़े के ऊपर बहुत अपनी एक परेशानी का इजहार किया है और फिक्रमंद हैं। और यही दुआ करते हैं कि जी अमीर मुकाम साहब जो हैं वो खैरियत से रहें। इससे पहले भी अमीर मुकाम साहब पे कई बार जानलेवा किस्म के अटैक्स किए जा चुके हैं। बात हम कर रहे थे इमरान खान साहब की। जी हाँ, खान साहब जो हैं वो आजकल जी कहते जा रहे हैं कि जी स्टैब्लिशमेंट उनसे बात कर ले, मगर वो कर रही नहीं है। लेकिन कल इमरान खान साहब ने ट्विटर के ऊपर स्पेस जो एक फीचर है उनका, जिसमें लोग जाते हैं और बातें करते हैं या एक दूसरे को सुनते हैं, वहां पर इमरान खान साहब ने स्पेस ज्वाइन किया था। और सुनने में यह आया है, खैर मैं तो नहीं थी उस स्पेस में क्योंकि आपको पता है कि मुझे तो फालतू बातें ना करने का शौक है और ना सुनने का शौक है, तो इसलिए जो है। लेकिन मैं फिर भी आपको बता रही हूँ कि जी वहां पर ट्विटर के जो ओनर हैं, जी हाँ, वो भी शरीक हुए। और कहा यह जा रहा है कि वो बड़े हैरान है, सब लोग कह रहे हैं ये इमरान खान साहब के स्पेस पे कैसे आ गए। हो सकता है खान साहब ने ब्लू टिक के पैसे ही ना भरे हो, वो मांगने के लिए आ गए, इसलिए कि इन साहब ने भी ना लोगों की जिंदगी खराब की हुई है। ब्लू टिक देते हैं और हर मंथ जो है ना या तो पैसे काट लेते हैं। मैं तो मंथली देती हूँ, वही मेरे पास तो इकट्ठा पैसा है नहीं कि मैं पूरा साल का देकर और बैठ जाऊँ आराम से। तो मैं तो हर महीने मेरे ना 3100 बस चले जाते हैं। तो हो सकता है खान साहब ने ना भरे हो पैसे, तो खान साहब से वो पैसे मांगने ना आ गया हो। लेकिन अगर आप में से कोई उस स्पेस में था तो जरा बताइए तो सही कि आखिर खान साहब उधर कर क्या रहे थे, क्या बात कर रहे थे। यकीनन बाजवा साहब को उल्टा सीधा बोल रहे होंगे, लेकिन अब क्या हो सकता है जी। बाजवा साहब को तो आपको उस वक्त बोलना चाहिए था ना, जब आप पावर में थे उस वक्त, तो आपने उनको कुछ कहा नहीं, आपने कहा हाँ हाँ ठीक है एक्सटेंशन दे दो। और अब जब वो चले गए तो आप उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गए। बहरहाल यहाँ से जो है वो हम आपको एक वीडियो और दिखाते हैं और फिर बात करते हैं।
वाह जी वाह, क्या खूबसूरत गाना है। और मेरी फेवरेट मूवी यानी कि शोले का। जी हाँ, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। और मोदी जी गए हैं जी इजिप्ट, और इजिप्ट में ये कोई सिंगर थी जिन्होंने मोदी जी को ये सॉन्ग सुनाया, और मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर कर लूं। खैर बहरहाल हम चलते हैं अगली न्यूज की तरफ, और हम आपको ये बताते चले कि जी लोड शेडिंग खूब जबरदस्त तरीके से दिन में दो दो तीन तीन बार हो रही है। और जो यानी कि बड़े शहरों में पाकिस्तान के, और जो छोटे इलाके हैं यानी कि गांव हो गया या कोई टाउन हो गया या छोटे शहर हो गए, उन बेचारों का तो पूछिए ही मत। उनका तो शदीद बुरा हाल है, और उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे, इसलिए कि कई कई घंटे की लोड शेडिंग है। घंटों लोगों के घर में लाइट नहीं आती, जिसकी वजह से फ्रिज में रखा हुआ सामान भी खराब हो जाता है, पंखे भी नहीं चल रहे, एसी भी नहीं चल रहे, लाइट भी ऑन नहीं हो रही, और लोगों का बुरा हाल है। लेकिन हमारे हुक्मरान जो हैं, जो उस वक्त हमारी गवर्नमेंट चला रहे हैं, या भाई लोग जो हैं, उन्हें कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसलिए कि उनके घर में तो ये प्रॉब्लम्स है ही नहीं, आम सिटीजन के घर में है, तो भला उससे उनको क्या। बात हम करेंगे जी सी पैक की। और जी उमर अयूब साहब जो के बेटे हैं अयूब खान के, उनका कहना ये है कि जी ये यानी कि जो सी पैक है वो उनके अब्बा जी ने स्टार्ट किया था, ये आइडिया उनके अब्बा का था। जी हाँ, वो जो डिक्टेटर थे अयूब खान, उनके ये बेटे हैं। और इनका ख्याल ये है, इनका कहना ये है कि जी सी पैक जो है वो इनके पिताजी ने आइडिया दिया था। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि इनके पिताजी को तो खैर उसका कुछ पता ही नहीं होगा, जहां तक मैंने सुना है हरगिज ये उनका आइडिया नहीं था। लेकिन अब क्या करें, अब वो बात कर रहे हैं और कह रहे हैं तो भाई सुन लेते हैं, लेकिन हाँ, एग्री होना कोई जरूरी नहीं है उनकी बात से। आगे हम बढ़ते हैं, और हम आपको ये बता दें, कराची में पुलिस एहलकार समेत 5 अफराद के खिलाफ कुत्ते को हलाक करने का मुकदमा। जी हाँ, कराची में किसी का कुत्ता था, और वो ये पुलिस वालों ने मार दिया, और अब इनके खिलाफ एफआईआर जो है वो दर्ज करा दी गई है। अब इसके बाद ये कहाँ तक बच पाते हैं पता नहीं, लेकिन हम बात करेंगे हम अब हरीम शाह की। और हरीम शाह को कौन नहीं जानता, अजीब अजीब किस्म की वीडियोस उसकी आती रहती हैं, और उसके साथ एक खातून और होती हैं, सुंदुल खटक। जी हाँ, सुंदुल खटक को पुलिस के हवाले कर दिया गया था, और रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, एफआईआर करवाई थी हरीम शाह ने। अब बाहर निकलकर सुंदल खटक क्या बात कर रहे के ताल्लुकात या दोस्ती खत्म होने की बेसिक वजह क्या है? बस उस देखिए, हम दोनों की सोच अलग थी, हम दोनों का काम, उसका काम अलग, मेरा काम अलग। मैं लाइव स्ट्रीमिंग करती थी, मुझे वहाँ पर प्रॉपर टाइम चाहिए होता था, 10 घंटे 8 घंटे, तो हम दोनों साथ नहीं रह सकते थे। उसके अलग काम काज थे, मेरे अपने अलग काम काज थे। दूसरा कोई भी काम, कोई भी जगह न्यूज़ चलती थी तो साथ में मेरा नाम होता था, वो कुछ भी करती थी तो मेरे साथ उसका नाम जुड़ा होता था, तो उससे मैंने अलग होकर अपना नाम हटाना था। तो लोगों को ब्लैकमेल करती थी वीडियो बना के? मैं वो आप लोगों को पता होगा ना। फिर भी दुबई में, फिर दुबई के बाद आप लोगों के ताल्लुक हो बस हम लोग अलग हो गए थे। दुबई में क्या हुआ था? माजी की बातें खत्म हो चुकी हैं, अभी आप आज की बात करें तो कि मैं आपको आज का अच्छा, बताऊं। जेल में आपके दिन किस तरह गुजरे? जेल में मेरे दिन बहुत अच्छे गुजरे हैं। मोहतरमा बोल रही हैं कि संदल ने माफ़ी मांगी है मेरे घर वालों से, मेरे तो माफ़ीनामा वो दिखा दे। और दूसरा ये है कि माफ़ी मैं कभी नहीं मांगूंगी, मैं हक पर हूँ, और हक पे मैं मेरिट पे बाहर आई हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ, और अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे मेरिट पे बाहर निकाला है, और अपने तमाम इदारों के भी। जी। तो ये भी कैरेक्टर्स हैं पाकिस्तान में, जो कि जेल से बाहर आ गई हैं, और अब कह रही हैं कि जी बहुत खुश थी जेल में, बहुत आराम से रही वगैरह वगैरह। खैर जो लोग इन्हें फॉलो करते हैं, यकीनन ये खबर उन्हीं के लिए होगी, और इससे ज़्यादा तो मैं कुछ कह नहीं सकती। लेकिन बहरहाल हम जी चलते हैं एक और वीडियो की तरफ, और आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे लोग हैं, और कहाँ कहाँ और कैसे कैसे नमाज पढ़ते हैं। जी हाँ, ये मोटर बाइक चल रही है, और ये साहब मोटर बाइक चला कर और उसके बाद नमाज पढ़ के दिखा रहे हैं। इस किस्म के जुनूनी और अहमक किस्म के लोग जो हैं वो पाए जाते हैं पाकिस्तान में, और मुझे हैरत है
कि इनको अरेस्ट नहीं किया जाता, इनके ऊपर कोई केस नहीं बनता, जबकि बन जाना चाहिए। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। ये जो लाल मस्जिद का वाकया हुआ था 2 दिन पहले, जिसमें बहुत से लोग बाहर निकल आए थे, उनकी खवातीन डंडे शंडे लेकर और सुसाइड बॉम्बर की धमकियां लगा रही थी, उन मौलाना साहब का कहना क्या है वो भी सुन लीजिए। कुरान तो खुद कहता है कि तुम टेररिस्ट बनो। अच्छा, बिल्कुल, कुरान का हुक्म है। ये तो आप इंकशाफ कर रहे हैं। इंकशाफ नहीं, आप पढ़े कुरान को। मसला कौन सी आयत? अल्लाह के दुश्मनों के खिलाफ टेररिस्ट बनने का हुक्म कुरान हमें कहता है। अच्छा, और कुरान क्या कहता है टेररिस्ट बनने का? अल्लाह के लेकिन अल्लाह वालों के खिलाफ नहीं, नेक लोगों के खिलाफ नहीं, लेकिन वो अल्लाह के दुश्मन है। उसका फैसला कैसे हुआ सर? यहाँ पर तो एपीएस में आके मासूम बच्चों को मारा, आपने मुजम्मत भी बात नहीं की। वो आयत में पेश जी, तो ये था मौलाना अब्दुल अजीज, जो कि लाल मस्जिद का मौलवी है। और आपने एक दो दिन पहले भी मैंने दिखाया था कि जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने लाल मस्जिद के खिलाफ ऑपरेशन किया था, तो ये बुर्का पहन के वहां से भाग रहा था। और अब इसका कहना ये है कि जी टेररिस्ट बनने का तो हुक्म दिया गया है, और अजीब अजीब किस्म की बातें करता है। लेकिन इसमें कोई हैरत की बात नहीं है कि इसको अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता, और अगर अरेस्ट होता है तो फौरन छोड़ क्यों दिया जाता है, क्योंकि जाहिर है कि ये भी कहीं ना कहीं एजेंसीज या स्टैब्लिशमेंट की बनाए हुए लोग हैं। और इसके लिए तो ये भी हुआ है कि जी लाल मस्जिद के ऊपर ऑपरेशन ना किया जाए, लाल मस्जिद के लोगों को तंग ना किया जाए, ना ही उन्हें अरेस्ट किया जाए, ना ही किसी काम से रोका जाए। ये बात की है जी तालिबान ने, बल्कि टीटीपी ने। और उनका एक लेटर भी जो है वो सामने आया है, स्टेटमेंट भी एक सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये बात की है कि लाल मस्जिद को सपोर्ट करते हैं और उनके खिलाफ कोई एक्शन ना किया जाए। अब जाहिर है जो हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि जब आप सांप पालेंगे तो फिर वो आपको ही डसेंगे, और अब ये सांप हमें डसते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनको कंट्रोल करने के लिए किसी के पास ना तो इतनी पावर है कि वो इन्हें कंट्रोल कर पाए, और शायद ना ही कोई करना चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग इन्हीं लोगों का काम कर रहे हैं जिन्होंने इनको बनाया और पाला है। खैर, एक ज़ैद आमिर साहब की वीडियो भी देख लेते हैं। वैसे तो पुरानी वीडियो है, लेकिन इंटरेस्टिंग है। हथियार हैं और जो तरबियत याफ्ता हैं वो अपने आप को पाक फौज के हवाले कर दें। पाक फौज उनसे बेहतरीन काम ले लेगी। अल्लाह ना करे अगर किसी जगह से पाक फौज को पीछे हटना पड़ता है तो उस इलाके के, उस शहर के लोगों की जिम्मेदारी है कि भारतीय फौज के खिलाफ गुरिल्ला जंग का आगाज करें। इनको अपने घरों की छतों से, अपनी गलियों से सड़कें ब्लॉक करें, उनकी मूवमेंट को रोकें, उनके ट्रकों को, गाड़ियों को चलने से रोकें, उन पर हमले करें और उनकी मूवमेंट की इत्तलाएं पाकिस्तान आर्मी को पहुंचाएं। अपने घरों में खुराक और दवाइयों का जखीरा जमा करें, कम से कम 1-2 महीने की सप्लाईज आपके पास होनी चाहिए। अपने इमरजेंसी बैग तैयार रखें। अल्लाह ना करे, खास तौर पे सरहदी इलाकों के लोग, अल्लाह ना करे अगर शॉर्ट नोटिस पे घर खाली करना पड़ता है, निकलना पड़ता है फैमिली और बच्चों के साथ, तो उसका इंतजाम आपके पास होना चाहिए कि हम बच्चों की जरूरियात की चीजें अपने पास बैग तैयार हों, निकल कर पाकिस्तान के पीछे शहरों में किसके पास जाएंगे। अपने रिश्तेदारों से, अजीजों से पहले से मामला तय कर लें कि अल्लाह ना करे इमरजेंसी में निकलना पड़े तो हम कहां आपके पास आएंगे। बमबारी अगर होती है, जख्म सबसे पहले तो ज़ैद आमिर साहब को चाहिए कि वो खुद इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे चले जाएं, और अब वहाँ ये जो बंदूक लेके वीडियो बनाते हैं, ये वीडियो जो है ना बनाएं, बल्कि वहाँ बॉर्डर पे जाएं और उन सिपाहियों के साथ खड़े हों जो हिंदुस्तान की तरफ बेचारे हिंदुस्तान की हिफाजत कर रहे हैं, और पाकिस्तान की तरफ जो पाकिस्तान के लिए खड़े हैं, और वहां जाके अपना ये भाषण दें। और इस किस्म की नफरतें जो ये फैलाते हैं, इसका शायद कोई इलाज नहीं है। इनकी जब भी कोई वीडियो आती है कुछ इसी किस्म की होती है। ये हमेशा इनकी कोशिश है, बल्कि इनकी बड़ी ख्वाहिश है कि इंडिया पाकिस्तान में कोई लंबी जंग हो जाए, कोई लंबा, एक जिसे कहते हैं ना कि कोई लंबी कहानी जो है वो छिड़ जाए लड़ाई झगड़े की। और शायद ये इनकी मेंटालिटी है, और ये इसी किस्म की सिचुएशन को पसंद करते हैं और यही कुछ देखना चाहते हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि दोनों तरफ के जो लोग हैं, यानी जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जो इंडियन गवर्नमेंट है और इवन पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी, हाँ, स्टेटमेंट देने में इंटरेस्टेड है। हम उन्हें कुछ कह देंगे, वो हमें कुछ कह देंगे, फिर हम कुछ कह देंगे, फिर वो कुछ कह देंगे। लेकिन लड़ाई झगड़े में या जंग में या इस किस्म के अटैक्स में जो है वो दोनों ही इंटरेस्टेड नहीं है। और शायद ये ही बेहतर है
कि इस किस्म की लड़ाई झगड़े ना हो। लेकिन बहरहाल ये ज़ैद हामिद साहब की पुरानी वीडियो, लेकिन खैर नई वीडियोस भी जिनकी आती हैं वो कुछ इसी किस्म की होती हैं, कोई खास फर्क नहीं होता। मेरा ख्याल है एक बार इनको आर्मी को इनको भी एक थोड़ा सा इनका सॉफ्टवेयर अपडेट करना चाहिए कि जी आप नफरतें ना फैलाएं। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये एजेंसी के ही आदमी हो और उन्हीं ने कहा हो कि जिस तरह करते रहो, क्योंकि यही चूरन बेच बेच कर तो डिफेंस बजट और क्या कुछ आता है, कॉर्नर के प्लॉट और बहुत कुछ जो हम आपको कई बार बता चुके हैं। लेकिन बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हम देखते हैं कि आगे और क्या क्या न्यूज़ आती हैं। लेकिन हम आपको जाते जाते ये ज़रूर बता दें कि जी नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस था उसमें से वो बरी हो गए हैं, यानी कि जरदारी साहब के बाद अब नवाज शरीफ साहब भी एक एक करके जो उनके ऊपर केसेस बने हैं उसमें से निकलते चले जा रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि इलेक्शन से पहले शायद नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे और हो सकता है अपनी पार्टी को लीड भी करें। मिफ्ता इस्माइल साहब ने नून लीग के सिंध के जनरल सेक्रेटरी के ऊपर थे, यानी वो ओहदे के ऊपर थे, उधर से रिजाइन कर दिया है। यानी कि उनको जो सीट दी गई थी पीएमएलएन की तरफ से उससे उन्होंने रिजाइन कर दिया है। खैर अच्छी बात है, लेकिन बहरहाल पार्टी के अंदर इनके भी कोई खास अच्छे असरात नजर नहीं आ रहे। पीटीआई की तरह पीएमएलएन भी कुछ उनके मेंबर्स नाराज और लड़ते झगड़ते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। आईएमएफ प्रोग्राम की बहाली की राह में रुकावटें दूर, पाकिस्तान से एग्रीमेंट होने का जल्द ऐलान मुतवक्के। जी हाँ, ये कहना है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का और उनकी गवर्नमेंट का कि आईएमएफ के साथ जो एग्रीमेंट होने जा रहा था या जो पाकिस्तान लोन मांग रहा था उसमें जो रुकावटें थी, जो हर्डल्स थी जिसकी वजह से ये पैसा नहीं मिल रहा था, वो दूर कर दिया गया है और बहुत जल्दी एग्रीमेंट हो जाएगा और आईएमएफ से पैसा मिल जाएगा। ये तो खैर शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब की जब गवर्नमेंट थी तभी यही होता था। हर बार वो आते थे और कहते थे जी हमने कशकोल तोड़ दिया है, एक बार फिर वो कशकोल नया कशकोल ले आते थे, यानी कि भीख मांगने का प्याला उसको कशकोल कहते हैं। तो मेरा ख्याल है वही सब कुछ आप दोबारा रिपीट करना चाह रहे हैं। थोड़ी सी कोशिश कीजिए कि कोई काम कीजिए, फैक्ट्रीज ओपन कीजिए और अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाइए। कब तक मांग मांग के कंट्री को चलाते रहेंगे। बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं और आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी। तब तक कल तक के लिए, बल्कि तब तक के लिए क्या, कल तक के लिए आपसे फिर मुलाकात होगी। अब यहाँ से मैं चलती हूँ और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।